नमस्कार दोस्तों। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की तो उन्हें इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, बल्कि उनकी उपेक्षा ही की गई। लोगों ने सोचा यह मामूली सा क्लर्क आइजैक न्यूटन के सिद्धांतों को चुनौती कैसे दे सकता है, जिनके सिद्धांत सदियों से सच माने जाते आ रहे हैं। लोगों ने कहा ये तो पारंपरिक मान्यताओं को उखाड़ फेंकने का एक प्रयास है। चूँकि वो एक यहूदी थे तो उनके विज्ञान को यहूदी विज्ञान कहा जाने लगा और उनका तिरस्कार किया गया। और ऐसा होने का वाजिब कारण भी था, क्योंकि उनके पास अपने इस हाइपोथेसिस के एक्सपेरिमेंट के लिए पर्याप्त साधन उपस्थित नहीं थे जिससे कि इसे थ्योरी का टाइटल दिया जा सके, जो कि अभी भी नहीं है, क्योंकि इसे प्रूफ करने के लिए लाइट की स्पीड से उड़ने वाला यान चाहिए जिससे टाइम डायलेशन का अनुभव किया जा सके। लेकिन उन्हें तो इसे हर हाल में प्रूव करना ही था। तब उन्होंने एक और थ्योरी डिस्कवर करने के विषय में सोचा और 10 सालों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने एक थ्योरी डिस्कवर की जिसे उन्होंने नाम दिया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए, थ्योरी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसे समझने में मुझे कई दिन लग गए, लेकिन फिर भी मैंने इसके छोटे से छोटे पॉइंट को बारीकी से समझा है और इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो हर एक पॉइंट को कवर करने में वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो लास्ट तक वॉच कर लेना और अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, जनरल रिलेटिविटी को अच्छे से समझने के लिए आपको एक्सेलरेशन यानी त्वरण के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि पूरी जनरल रिलेटिविटी एक्सेलरेशन पर ही आधारित है। इसलिए पहले एक्सेलरेशन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट की गति में बदलाव की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। कहने का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट में हर सेकंड कितना बदलाव हो रहा है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो आप बाइक से जा रहे हो और आप बाइक की स्पीड को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से बढ़ा रहे हो, तो आपकी बाइक की स्पीड पहले सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड होगी, दूसरे सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड होगी, तीसरे सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड होगी। हर सेकंड में आपकी बाइक की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ती रहेगी। इसलिए उस गति बढ़ाने वाले इंस्ट्रूमेंट को एक्सीलरेटर कहते हैं। और उस बाइक में हर सेकंड गति में वृद्धि की दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। और ऐसा ही ग्रेविटी के साथ भी होता है। जब पृथ्वी पर ऊंचाई से कोई वस्तु गिराई जाती है तो वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से पृथ्वी पर गिरती है। कहने का मतलब है कि उस गिरती हुई वस्तु पर हर सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड की गति की वृद्धि होती रहेगी। तो कहने का मतलब यह हुआ, पहले सेकंड में उस वस्तु की गति 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगी, दूसरे सेकंड में उसकी गति 19.6 मीटर प्रति सेकंड होगी। इस तरह से हर सेकंड उस वस्तु की गति में 9.8 मीटर प्रति सेकंड की दर से इजाफा होता रहेगा। अब आप लोग कहेंगे कि तब तो एक्सेलरेशन और ग्रेविटी एक ही चीज हुई, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम ही है। तो मैं कहूँगा इन दोनों का इफेक्ट सेम है, मगर ये सेम नहीं है, क्योंकि अगर ये सेम होते तो ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद हर चीज को एक्सेलरेट करना चाहिए। लेकिन हम एक्सेलरेट तो कर नहीं रहे, मगर ग्रेविटी लग रही है। इसलिए कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ना कि ये कहा जाता है कि एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि इसे आप समझ लोगे तो आगे के पॉइंट समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। दरअसल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मेनली केवल एक पॉइंट पर ही फोकस किया और उसे ही उन्होंने इस थ्योरी में प्रूव किया, और वो है स्पेस टाइम कर्वेचर। इसी स्पेस टाइम कर्वेचर के कारण ही लाइट बेंड होती है और इसी स्पेस टाइम कर्वेचर के कारण टाइम डायलेशन होता है। अब आइए जानते हैं कि उन्होंने स्पेस टाइम कर्वेचर को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किस प्रकार प्रूव किया। इसके लिए उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। उन्होंने पहला थॉट एक्सपेरिमेंट तब किया जब वे अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहे थे। तब उन्होंने एक विंडो वॉशर को ऊंचाई पर लटकते हुए खिड़की को साफ करते हुए देखा। तब उन्होंने विंडो वॉशर की जगह खुद को रखकर इमेजिन किया कि अगर वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरते हैं तो वे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरेंगे, और जब तक वे सतह से नहीं टकराते तब तक उन्हें उसी तरह का वेटलेस फील होगा जैसे कि अंतरिक्ष में किसी स्पेसशिप में मौजूद लोगों को ग्रेविटी की अनुपस्थिति में वेटलेस फील होता है। ये तो आपने भी अनुभव किया होगा। जब आप ऊंचाई से छलांग मारते हो तो जब तक आप सतह तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको वेटलेस ही फील होता है। तो यहाँ पर वे इस पॉइंट पर फोकस करना चाहते हैं कि जब वे फ्री फॉल में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिर रहे होंगे तब भी भारहीनता का अनुभव होगा, और जब वे अंतरिक्ष में होंगे तब भी भारहीनता का अनुभव होगा।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन का इफेक्ट एक जैसा ही हो। तब उन्होंने एक और थॉट एक्सपेरिमेंट किया। अब आप लोग कहेंगे कि सारे एक्सपेरिमेंट क्या वे अपने थॉट में ही कर लेंगे या रियलिटी में भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे? तो रियलिटी में भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी बात अभी आगे वीडियो में करेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। तो अब उन्होंने दूसरा थॉट एक्सपेरिमेंट इस प्रकार किया। उन्होंने विचार किया, मान लो पृथ्वी पर किसी आदमी का वेट 80 kg है। अब मान लो वह आदमी अंतरिक्ष में किसी स्पेसशिप में मौजूद है और वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो उस एक्सेलरेशन की अवस्था में उस आदमी का वेट 80 kg ही होगा, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है, जिस कारण जब वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अंतरिक्ष में ऊपर की ओर जाएगा तो उसे पृथ्वी की ग्रेविटी जैसा ही फील होगा। इस कारण तब भी उसका वेट 80 kg ही होगा और वह यह नहीं बता पाएगा कि वो पृथ्वी पर है या अंतरिक्ष में है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी का इफेक्ट सेम ही होगा। ये तो प्रूव हो गया, लेकिन उन्हें अब यह देखना था कि क्या एक्सेलरेशन और ग्रेविटी लाइट पर भी ऐसा डालती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन के आंसर में पूरी रिलेटिविटी का आधार है और इसी क्वेश्चन के आंसर में आपको स्पेस टाइम और स्पेस टाइम कर्वेचर के सारे जवाब मिल जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक और थॉट एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इमेजिन किया, मान लो एक कमरा है जो कि किसी स्पेसशिप में मौजूद है और वह स्पेसशिप बिल्कुल स्थिर है, यानी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। अब मान लो उस कमरे के एक साइड में, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक टॉर्च ऑन करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि लाइट के फोटॉन्स सीधी रेखा में जाकर टकरा जाते हैं। अब मान लो अगर उस स्पेसशिप को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर दें, तो उस स्पेसशिप के साथ वो कमरा भी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि लाइट के फोटॉन्स सीधे टकराने की बजाय थोड़ा नीचे टकराते हैं। ऐसा क्यों हुआ? आइए इसे इस ग्राफ से समझते हैं। मान लीजिए ये है स्पेसशिप का वो कमरा जिसके एक साइड में मैंने टॉर्च ऑन की थी। अब मान लीजिए ये कमरा स्पेस में बिल्कुल स्थिर है, यानी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए ये है वो टॉर्च जिससे फोटॉन्स निकलकर सीधी रेखा में जाकर टकरा जाते हैं। अब हम इसे नाम देते हैं केस 1। अब सेकंड केस में जब मैं इस कमरे को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तब देखिए क्या होता है। जब फोटॉन्स टॉर्च से निकलकर यहाँ पर पहुँचता है, तब कमरे का फर्श एक्सेलरेट होकर यहाँ पर पहुँच जाता है। जब फोटॉन्स यहाँ पर पहुँचता है, तब कमरे का फर्श एक्सेलरेट होकर यहाँ पर पहुँच जाता है। और फिर जब तक फोटॉन्स यहाँ पर टकराता है, तब तक कमरे का फर्श एक्सेलरेट होकर यहाँ पर पहुँच जाता है। तो अब आप देख सकते हैं जब तक फोटॉन्स टकराएंगे तब तक कमरा एक्सेलरेट होकर यहाँ पर पहुँच चुका होगा और जो लाइट सोर्स है वो यहाँ पर पहुँच चुका होगा। तो अब अगर इसके रास्ते को देखा जाए तो वो आपको कर्व होता हुआ नजर आएगा। यानी इस थॉट एक्सपेरिमेंट से आइंस्टाइन ने यह कंक्लूजन निकाला कि लाइट एक्सेलरेशन की वजह से कर्व हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अंतरिक्ष में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पर जब लाइट के फोटॉन्स कर्व हो रहे हैं, तो पृथ्वी पर भी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। तो पृथ्वी पर भी लाइट बेंड होनी चाहिए, लेकिन पृथ्वी पर तो लाइट बेंड नहीं होती। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि लाइट से निकलने वाले फोटॉन्स वेटलेस होते हैं, उनका कोई भी मास नहीं होता और मास न होने की वजह से चाहे ग्रेविटी हो या एक्सेलरेशन हो, लाइट पर उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है। और दूसरा कारण यह है कि अंतरिक्ष में जो फोटॉन्स कर्व होकर स्ट्रेट पॉइंट की जगह थोड़ा नीचे जाकर टकराए थे, वो दरअसल लाइट कर्व नहीं हुई थी, बल्कि कमरा ही ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो गया था, जिस कारण फोटॉन्स ने तो सीधे ही ट्रेवल किया था, लेकिन वो कमरा ही स्टेबल नहीं था। तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव हो गया कि लाइट बेंड नहीं हो सकती। लाइट तो स्ट्रेट पाथ पर ही चलती है, यानी स्पेस ही खुद को बेंड कर रहा है। अगर अभी भी आपको डाउट हो रहा है कि स्पेस कैसे बेंड हो सकता है, तो एक बार फिर से देखिए। लाइट का सोर्स यहाँ पर है और फोटॉन्स यहाँ पर टकरा रहे हैं। तब आप सोचो, लाइट का सोर्स यहाँ पर है तो फोटॉन्स को यहाँ पर टकराना चाहिए, लेकिन टकरा नीचे रहे। तो ये जो बीच का रास्ता है, यानी ये जो स्पेस है, यही तो बेंड हो रहा है, तभी तो फोटॉन्स नीचे टकरा रहे हैं। फिर जब उन्होंने स्पेस के कर्व होने की परिकल्पना की, तब उन्हें लगा स्पेस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। फिर उन्होंने अपनी रिसर्च स्पेस पर शुरू की
बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस थ्योरी को डीप में एक्सप्लेन करने में वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए मुझे इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। तो इसके आगे की जानकारी आपको मिलेगी इसके सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।